हेलो बच्चों। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। इसके अंदर मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसका रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं अगले लेक्चर के अंदर कर लूँगा, वरना लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं पहले से ही न्यूक्लियर और वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन करा चुका हूँ। उसके वीडियोज़ भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएँगे। जो भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, उनके भी मैं इसी वीडियो के अंदर लगातार इसी प्लेलिस्ट के अंदर लगातार मैं अपलोड करता रहूँगा। रे ऑप्टिक्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि रे ऑप्टिक्स के कमेंट सबसे ज़्यादा थे। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बच्चे रे ऑप्टिक्स को ही रिवाइज़ करना चाह रहे थे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज़ वेल एज़ वन ऑफ द मोस्ट ईज़ीएस्ट टॉपिक्स है, अगर जेईई मेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ऑप्टिक्स इज़ ब्रांच ऑफ बड़ा फिज़िक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइट, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम खास तौर से लाइट किस तरफ जा रही है, किधर से आ रही है, और ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पोज़ीशंस हैं, उसको रिलेटेड हम बात थोड़ी-सी ज़्यादा करते हैं। ये वाली बात हम कई बार बोल चुके हैं कि मैक्सवेल सर ने क्या कहा था कि है ना, लाइट जो है अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और मोर स्पेसिफिकली अगर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा है जिसके लिए हमारे आइज़ काफ़ी सेंसिटिव हैं, और वैक्यूम के अंदर जिसकी वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा-पूरा लंबा स्पेक्ट्रम है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हिस्सा जो है, उसी को हम उसी को हम लाइट कहेंगे। वायलेट से जो छोटी वेवलेंथ होगी उसको हम अल्ट्रावायलेट कहेंगे, और रेड से जो ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसको हम इंफ्रारेड कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर लाइट सामने की तरफ जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार ऑसिलेट करते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इस तरीके से रिलेटेड होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट तीनों ही हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। किसी भी और मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड अपॉन एन रहेगी। एन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे सिलेबस में हमेशा एन की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा ही रहेगी। हमेशा एन की वैल्यू हमारे हमारे लिए तो पॉजिटिव ही रहेगी। एंड एन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऑफ मीडियम और म्यू आर ऑफ कोर्स परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ये वाला फॉर्मूला भी अपन को याद रखना है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 याद रख सकते हो। वैसे वैल्यूज वही लेनी जो सवाल में आपको दे रखी हो। लाइट का जो पार्टिकल है उसको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। उसके पास मोमेंटम h बाई लैम्डा होता है और एनर्जी h इंटू एफ या फिर एच सी बाई लैम्डा होता है। लैम्डा जो है बेटा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी बाई एफ, या फिर बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ आपके पास रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बार बार आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कभी किसी इंटरफेस से लाइट टकराए और वापस उसी मीडियम में पलट कर वापस आ जाए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कम्स बैक टू द मीडियम, जैसे बेटा किसी इंटरफेस से टकराया और उसी मीडियम में पलट कर वापस आ गया, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। लेट्स से कि मेरे पास इस तरह से कोई इंटरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो लाइन है उसको मैंने नॉर्मल बोल दिया है। कोई ना कोई इंसिडेंट रे आई है, ऐसे नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। जैसे रे टकराई, पलटकर उसी मीडियम में वापस आ गई, ये जो वापस आने वाली रे है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, और इसका एंगल जो नॉर्मल के साथ है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास ये है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगी। ये अगर इंसिडेंट रे है, ये अगर नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास यूं होंगी, तीनों की तीनों सेम प्लेन में होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे ये रही या नॉर्मल ये रहा और रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ऐसे नहीं होगा। तीनों की तीनों हमेशा सेम प्लेन में होंगे। कोई भी तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है। बॉक्स प्रोडक्ट मीन्स आई क्रॉस आर डॉट एन इक्वल्स टू जीरो रहता है। जो दूसरा लो है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे दोनों का जो एंगल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों हमेशा आपके पास सेम रहेंगे। खास तौर से एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो रे यू निकल जाती, रिफ्लेक्शन हो गया तो रे यू निकल गई। इसलिए आपने इस रे को इतना घुमा दिया, कितना घुमा दिया, ये एंगल 180 है, ये आई एंड आई टू आई है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल मेरे पास 180 माइनस, ये वाला एंगल मेरे पास 180 माइनस टू आई, मतलब पाई माइनस टू आई है, ये मेरा डेविएशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज दो स्पेशल केस बेटा आपको याद रखने हैं। बेटा खास तौर से पहला वाला स्पेशल केस बेटा आपको ज़्यादा याद रखना है, और वो है आपका नॉर्मल इंसिडेंस। अगर आपके पास ये मिरर है और इसके ऊपर ये आपने कोई नॉर्मल बना रखा है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल के अगर अलोंग आ रही है तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका जीरो होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से पलट कर वापस चली जाएगी।
आते वक्त रे यूं आ रही थी, जाते वक्त रे यूं आ रही है। ऑफ कोर्स आपके पास डेविएशन जो है पूरा पूरा 180 डिग्री है। ये केस आपको बेटा दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी याद होना चाहिए। ये अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजरती है तो वो हमेशा मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करती है। नॉर्मली स्ट्राइक करती है मतलब परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है। परपेंडिकुलर अगर स्ट्राइक करेगी तो इसका मतलब वो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से पलटकर वापस चली जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी अगर कोई रे अगर ऐसे आ रही है कि अगर मैं उसे आगे की तरफ एक्सटेंड करूं और वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर टकरा रही है, इट मींस दैट कि रे जो है वो नॉर्मल के अलोंग है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 0 है या फिर सरफेस के साथ आपका एंगल 90 है। जिस रास्ते से रे आई है उसी रास्ते से पलटकर वापस चली जाएगी। ये बेटा आपका केस 1 है। प्लीज बेटा इसको याद रखिए। इसमें डेविएशन आपने नोटिस कर लिया होगा कि आपके पास पाई है। हालांकि एक स्पेशल केस और है, दैट इज नोन एज ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होगा कि लेट्स से कि मेरे पास ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है और हमारे पास ये लेट्स से बड़ा कोई ना कोई नॉर्मल है। आपके पास बड़ा जो रे होगी वो कुछ कुछ इस तरीके से आएगी कि इसको जस्ट सरफेस को टच करते हुए आएगी। जस्ट सरफेस को अगर टच करते हुए आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ कोर्स वुड बी टेंडिंग टुवर्ड 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 90 रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपके पास 90 रहेगा तो दिस आर विल बी आल्सो टेंडिंग टुवर्ड 90। कोई अगर मुझसे पूछेगा डेविएशन कितना होगा, डेविएशन बट ऑफ कोर्स 0 आएगा, है ना? डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दैट इज 180 माइनस 180, दैट ऑफ कोर्स कम्स आउट टू बी 0। यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस ओनली बेटा केस 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केस 2 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट किससे बोलोगे और इमेज किसको बोलोगे? जो भी इंसिडेंट रेज है, अगर लेट्स से मेरे पास ये कोई मिरर है और इस मिरर के सामने एक्चुअल में लेट्स से कोई ना कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इस ऑब्जेक्ट से रेज मिरर पे आती हैं, टकरा रही है। और इस ऑब्जेक्ट से रेज मिरर पे आती हैं, टकराती हैं। तो जो इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। रिफ्लेक्शन के पश्चात आपकी रेज यूं निकल गई हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऑफ कोर्स ये ऐसे एक्सटेंड कर रही है, तो आगे तो कभी बिना मीट कर नहीं पाएंगी। मैं इनको पीछे की तरफ लेके चला गया। दिस इज नोन एज इमेज। ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट की इस तरह से वर्चुअल इमेज बनेगी। जितना दूर आपके पास ये ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतना ही दूर आपके पास ये इमेज होगा। ये जो सारा का सारा रीजन है जिसके अंदर आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई मान लो आंख है, तो बड़े आराम से इमेज को मिरर के पीछे देख सकता है। इस पूरे रीजन को हम फील्ड ऑफ व्यू भी कहते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है। लेट्स से कि मेरे पास ये कोई मिरर है, इस पर कोई कन्वर्जिंग रे आ रही है ऐसे, इस पर कोई कन्वर्जिंग रे आ रही है ऐसे। दीज आर इंसिडेंट रेज। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इंसिडेंट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, तो मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक्चुअल में में नहीं मीट कर रही है, तो इस तरह की ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ऑफ कोर्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या नाम देंगे इसको? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये रे रिफ्लेक्ट होके आपके पास ऐसे आई, ये रे बेटा आपके पास रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई। ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज नोन एज इमेज। अगेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में अगर मीट कर रही है, तो इस तरह की इमेज को हम क्या नाम देंगे? रियल इमेज नाम देंगे। रियल इमेज को हम किसी स्क्रीन पर भी कास्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने कोई स्क्रीन रख दी, पेपर रख दिया, तो हम उस पेपर पर बड़े आराम से इस इमेज को देख सकते हैं। अगेन जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर आपके पास इमेज होगी इस मिरर से। नेक्स्ट इज छोटा सा पॉइंट, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ना? कोई बच्चा अगर स्किप करना चाहे तो कर भी सकता है, थोड़ा डिटेल ज़्यादा होगी, बट सुनिएगा। अगर आपके पास कोई मिरर पड़ा है इस तरीके से वाई जेड प्लेन के अंदर, वाई जेड प्लेन के अंदर मिरर पड़ा है और जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर इस ऑब्जेक्ट के पास मिरर के प्लेन के अंदर, मिरर का प्लेन वाई जेड है, मिरर के प्लेन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगी तो इमेज ऊपर जाएगी, और ऑब्जेक्ट इधर आएगी तो इमेज इधर आएगी। वाई जेड प्लेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वही इमेज का मोशन होगा। इसका अर्थ ही हो गया कि मिरर के प्लेन के पैरेलल में ऑब्जेक्ट का और इमेज का मोशन एग्जैक्टली सेम है। मिरर का प्लेन मैंने वाई जेड प्लेन दे रखा है, तो वाई जेड प्लेन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही आपकी इमेज की वेलोसिटी। आपको कुछ अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे इस केस में मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है? एक्स एक्सिस। इसके अलोंग अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन के लिए है?
ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर के लिए है। मिरर के प्लेन के पैरेलल में तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वही इमेज का एक्सेलरेशन। और ये वाला फॉर्मूला किस तरफ है? ऑब्जेक्ट के मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। और अगेन ये वाला फॉर्मूला जिस तरह से काइनेमेटिक्स में किसी एक साइड को प्लस लगा के किसी एक साइड को माइनस लगा के लगाते हैं, बिल्कुल वैसे प्लस माइनस का ध्यान रख के लगाना है। मान लो कि लेट्स से कि मिरर के पास वेलोसिटी ऐसे है और ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी ऐसे है। तो अगर आप प्लस ले रहे हो तो इसको माइनस लेना, या फिर अगर इसको मान लो प्लस ले रहे हो तो इसको माइनस लेना। ठीक है? जैसे काइनेमेटिक्स में एक डायरेक्शन को प्लस और एक डायरेक्शन को माइनस लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये वाला फॉर्मूला वैलिड कब है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। मिरर के प्लेन के पैरेलल में तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही आपके पास इमेज की वेलोसिटी। मैं बार-बार इस परपेंडिकुलर वाली बात को काफी स्ट्रेस के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट इज़ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है? आप एक है ना सिंपल एक ग्लास ले लीजिए, होलो ग्लास, होलो स्फेरिकल ग्लास ले लीजिए। अंदर से खोखला है, बाहर बड़ा ऑफ कोर्स एयर है, ये आपके पास ग्लास है। इस ग्लास का सेंटर यहाँ पर है, ये इसका बड़ा ऑफ कोर्स रेडियस है। आप इसको यहाँ से एक छोटा-सा कट लगा दीजिए। आपने बेटा जितना कट लगा दिया ना, इसको हम बोलेंगे अपर्चर। और ये जो छोटा-सा कट निकला है, इसका जो सेंटर है, ये जो ऑफ कोर्स सेंटर है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा इस ग्लास की सरफेस की जो दूरी है, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी ये मिरर बना नहीं है। मिरर बनने के लिए मैं क्या करूँगा? मिरर बनने के लिए मुझे इसमें पॉलिश करनी पड़ेगी। अगर मैं बाहर वाली जो सरफेस है, सेंटर से दूर वाली जो सरफेस है, वहाँ पर पॉलिश कर दूँ और इधर वाले साइड को रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ कर लूँ, इस तरह के मिरर को हम नाम देंगे कॉनकेव मिरर। और सेंटर की तरफ वाली साइड को पॉलिश कर दूं और सेंटर से दूर वाली साइड को रिफ्लेक्शन के लिए यूज करूं, तो दैट काइंड ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। दो तीन बातें बड़ा और ध्यान रखना है। जो मेरे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बड़ा ऑफ कोर्स यहां तक की जो दूरी है, ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी। एंड इस मिरर का जो बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, मिरर की सरफेस का जो बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, दैट इज नोन एज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। एनटीए जो शब्द यूज करता है ज्यादा, दैट इज ऑप्टिकल एक्सिस। रिमेंबर, एनसीईआरटी में प्रिंसिपल एक्सिस शब्द बहुत बार यूज कर रखा है, एनटीए को ऑप्टिकल एक्सिस शब्द बहुत ज्यादा काम आता है। ऑप्टिकल एक्सिस जो होगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली जो भी लाइन होगी, वो हमेशा मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली ये जो लाइन है, ये मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली ये जो लाइन है, ये मिरर को हमेशा परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। इसलिए इस लाइन को हम कहना चाहें तो नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो मिरर पर जो भी नॉर्मल होगा, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। तो ऑफ कोर्स आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, वो भी सरफेस पर एक तरीके से नॉर्मल ही है। नेक्स्ट इज फोकस एंड फोकल प्लेन। अगर मेरे पास लेट से कि ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। ये नाम बड़ा याद रखना है और इस डायग्राम से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर क्यों निकाला। अगर हमने इस तरह से अगर पैरेलल रेज अगर भेज दी हैं, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात एक पॉइंट से पास होगा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये डिस्टेंस भी आपके पास r/2 और ये डिस्टेंस भी आपके पास r/2। दिस दिस पॉइंट एफ इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आने वाले जो रेज हैं, वो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, इसलिए क्या नाम निकाल दिया? कन्वर्जिंग मिरर। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज योर प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो है, वो अगेन बड़ा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल बीचों बीच है। ये जो डिस्टेंस r/2 है, इसको हम फोकल लेंथ भी कह सकते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज r/2 या फिर आपकी फोकल लेंथ। सेम कहानी हमारे पास, सॉरी एक बात और बोल दूं, कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है, इन दोनों के बीच में हमारे पास ये जो फोकस आया है, इस फोकस से गुजरने वाला मैं एक प्लेन बना दूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे अगर एक प्लेन बना दूं, दैट प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन जो है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और कहां से गुजर रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं गुजर रहा, पोल से नहीं गुजर रहा, कहां से गुजर रहा है? प्रिंसिपल फोकस से गुजर रहा है। सेम बात है बेटा हमारे पास हमारे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी है। इस कॉन्वेक्स मिरर को हम एक और नाम दे रहे हैं। कॉन्वेक्स तो नाम है ही है, इसको हम एक और नाम दे रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग नाम क्यों दे रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैंने इस पर इस तरह से अगर पैरेलल रेज भेज दी हैं, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात इस तरह से ये डाइवर्ज होंगे। सॉरी बेटा, मैंने कन्वर्जिंग क्यों लिख दिया? ये सारे के सारे जो रेज होंगी, ये आपकी डाइवर्ज होंगी।
इसलिए हम इसका क्या नाम निकालेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग कौन था? कॉनकेव। डाइवर्जिंग कौन है? कॉन्वेक्स। और ये जो रेज है ये डाइवर्ज हो रही है तो ऑफ कोर्स कभी मीट नहीं कर पाएंगी। इनको अगर मैं पीछे की तरफ अगर खींचूंगा तो किसी पॉइंट से आते हुए दिखाई देंगी। दैट पॉइंट अगेन हम आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की बड़ा बिल्कुल बीचों बीच होगा। दिस पॉइंट इज नोन एज योर फोकस या फिर मोर स्पेसिफिकली प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज डाइवर्ज होंगी और पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। दैट पॉइंट इज नोन एज योर प्रिंसिपल फोकस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम योर पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Of course, this distance is r by 2. This distance is r by 2. Again, this r by 2 can be written as, of course, by your focal length. Again, इस प्रिंसिपल फोकस से गुजरने वाला एक प्लेन, ऐसे नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है, दैट प्लेन इज नोन एज योर फोकल प्लेन। नेक्स्ट इज रे ट्रेसिंग। हालांकि मैं हल्की फुल्की बड़ा रे ट्रेसिंग आपको समझा चुका हूं, बट फिर भी मैं एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। अगर कोई रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो वो हमेशा ऐसे प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। इसका उल्टा भी याद रख सकते हो। कोई रे अगर फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात पैरेलल हो जाएगी। अगर आपके पास बेटा ये नॉर्मल है, ये तो आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑफ कोर्स आपके पास नॉर्मल ही है। तो रे अगर ऊपर से अगर ऐसा एंगल थीटा से आई तो नीचे से एंगल थीटा से चली जाएगी। ऑफ कोर्स बेटा ये जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है ये अपने आप के आपके पास एक नॉर्मल ही है। रे अगर ऊपर से आई है तो यूं नीचे से निकल जाएगी। ये वाला अगर एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा। ये आपने पहले से बड़ा सारी चीजें देख रखी है। बहुत ही ऑब्वियस ट्रिवियल बात है हमारे पास। ठीक। जो साइन कन्वेंशन हम लोगों को अच्छे से याद रखना है वो आराम से सुनिएगा। मिरर का जो पोल होगा उसे हम हमेशा ओरिजिन मानेंगे, 0,0,0 मानेंगे। वाई एक्सिस हम ऐसे मानेंगे, ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस, नीचे की तरफ वाई एक्सिस, और इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे। और किसको पॉजिटिव एक्सिस, किसको नेगेटिव एक्सिस? तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। जिस तरफ रे जा रही है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाली पॉलिश्ड साइड है। तो रेज यूं आ रही है। रेज अगर यूं आ रही है तो ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव नेगेटिव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां, उसके लिए मेरे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई में तो चिंता है ही नहीं, ऊपर की तरफ प्लस वाई, नीचे की तरफ माइनस वाई। ओरिजिन की चिंता है ही नहीं, पोल हमेशा आपके पास ओरिजिन है। एक्स एक्सिस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस होगी, लेकिन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? अगर आपके पास ये मिरर है और रेज अगर यूं आ रही है तो ये वाली पॉजिटिव और ये वाली आपके पास नेगेटिव। गौर कीजिएगा कि आपका जो फोकस है वो माइनस आर बाई 2,0 पे है। जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो माइनस r,0 पे है। माइनस माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉनकेव है उसमें जब भी आप फोकल लेंथ लिखेंगे तो बेटा वो पॉजिटिव में नहीं लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। कॉनकेव के लिए आप हमेशा फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव ही यूज करेंगे। अगर उसने बोल दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ 15 नहीं, -15 लिखेंगे, क्योंकि जो फोकस है बेटा वो पॉजिटिव साइड में नहीं है, किधर है? नेगेटिव साइड में। याद रखना है। इसका उल्टा भी बेटा कॉन्वेक्स के अंदर देखिए, मेरे पास मान लीजिए कि ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपके पास पॉलिश्ड साइड है और इधर वाली साइड आपके पास रिफ्लेक्टिंग साइड है। रेज आपके पास आ रही है ऐसे। रेज अगर आपके पास आ रही है ऐसे तो ये वाली साइड आपके पास पॉजिटिव, ये वाली साइड आपके पास नेगेटिव। ये वाली पॉजिटिव एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में है, प्रिंसिपल फोकस भी पॉजिटिव साइड में है। तो यहां पर आपके पास फोकल लेंथ जो आएगा वो ऑफ कोर्स बड़ा आपके पास पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ आपके पास प्लस का r/2 आएगा। प्लीज याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स के अंदर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कॉनकेव के अंदर आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, होगी ऑफ कोर्स r/2 ही। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट कहां और इमेज कहां? ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर कहीं पड़ा है तो इमेज कहां? इस बात को बताने के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज लाइक दिस: 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u जो है ये बेटा ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है, v जो है बेटा ये आपका इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है, और f जो है बेटा जैसे मैंने बताया कि एक तरीके से आपका ये जो प्रिंसिपल फोकस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। आपको ज्यादा नहीं सोचना। f का मतलब है r/2। कॉनकेव होगा तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव। u जो है ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है, प्लस माइनस साइन के साथ लिखना है।
v जो है वो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है, प्लस माइनस के साथ लिखना है, प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है, आपको सिखा दिया है। मुझे ये वाला फ़ॉर्मूला ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बड़ा इन्वर्स करने के बाद जो फ़ॉर्मूला है ना, वो थोड़ा ज़्यादा पसंद है। मुझे फ़ॉर्मूला पसंद है v इज़ इक्वल्स टू यूएफ अपॉन यू माइनस एफ। फिर से बोल रहा हूँ, v इज़ इक्वल्स टू यूएफ अपॉन यू माइनस एफ, ये हमारे पास बड़ा इमेज का फ़ॉर्मूला है। इमेज की पोज़ीशन इज़ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन माइनस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगेन r/2 यूज़ करनी है, कॉनकेव की नेगेटिव के साथ, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट इज लेटरल मैग्निफिकेशन। ये तो हमने अभी तो डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ। अगले अगली चीज आती है कि ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी तो इमेज कितनी बड़ी। लेटरल या ट्रांसवर्स शब्द हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है बड़ा वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो, ऐसे परपेंडिकुलर पड़ी। इस ऑब्जेक्ट से अगर रेज आएंगी तो यूं टकरा के ऐसे जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, ये बड़ा आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने मान ली है लेट से वाई ओ, और इमेज की हाइट मैंने लेट से बेटा मान ली है वाई आई। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट को हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास आएगा माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बेटा वाई आई आई अपॉन वाई ओ लिख सकते हो। एंड इसका फॉर्मूला बेटा मेरे पास रहेगा माइनस वी बाई यू। बेटा फॉर्मूले में बहुत सारी बातें पता लग रही हैं। एक तो ये पता लग रही है कि जितनी दूर इमेज बनेगी बेटा उतनी ही बड़ी बनेगी। वी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा आएगा, इसमें इमेज उतनी ही बड़ी है। इमेज जितनी दूर है मिरर से उतनी ही वो बड़ी है। एक बात और, वी और यू का अगर साइन सेम हुआ, साइन अगर इन दोनों का सेम हुआ, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इस बात मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज आपके पास ऐसे है, इन्वर्टेड है। लेकिन अगर मान लो कि v और u का साइन एक दूसरे के अपोजिट हुआ, मान लीजिए कि आपका u तो है नेगेटिव और v है आपका पॉजिटिव, तो ये रेशियो तो नेगेटिव आ गया, एक नेगेटिव और लग गया, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव। इसमें इमेज बड़ा आपकी कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो यहां से बड़ा मैंने आपको दो तीन चीजें समझा दी है, फिर भी कोई अगर याद करना चाहे तो याद रख सकता है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम साइड ऑफ मिरर हुए। ऑब्जेक्ट और इमेज अगर मिरर के सेम साइड में हुए तो हमेशा ही इमेज आपकी इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड ऑफ मिरर हुए, ऑब्जेक्ट इधर हुआ इमेज इधर हुआ, तो आपकी इमेज जो होगी वो इरेक्ट बनेगी। या फिर ऐसे कह सकता हूं कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे जो होगी वो वर्चुअल बोलेंगे। मैंने आपको प्लेन में शिकायत वाली बात, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, रियल की रियल बनेगी तो आपके पास वो इन्वर्टेड बनेगी। अगर नहीं याद हो रहा तो दोबारा इस बात को और सुनना या फिर खुद डायग्राम बनाना, ये वाला बड़ा आराम से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। रियल की रियल इन्वर्टेड, रियल की वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, दोनों सेम साइड में इन्वर्टेड, दोनों अपोजिट साइड में ऑफ कोर्स आपकी इरेक्ट। प्लीज बेटा ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। अच्छा, मेरे को जो ज्यादा फॉर्मूला पसंद है बेटा माइनस वी बाई यू, तो सही है ही। वी को बेटा मैं पहले से सिखा चुका हूँ, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ लिख सकते हो। ऐसा लिखते बेटा मेरे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और आ गया, एफ अपॉन एफ माइनस यू। सबको साइन के साथ लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह से आपको सिखा रखे हैं उसी तरह से बेटा आपको प्लस माइनस लगा के आपको लिखने हैं। ये बेटा मैंने कुछ सवाल दे रखे हैं। इन सवालों के अंदर कोई ना कोई मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है ये दे रखा है, ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है ये दे रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है, इमेज जो है उसकी पोजीशन कहां पर है ये बताओ, मैग्निफिकेशन कितना है ये बताओ, इमेज की जो हाइट है वो बताओ, और अगर हो सके तो रे डायग्राम भी बना दो। अगर आपके पास बड़ा बच्चों के पास कुछ समय है तो ये सवाल कर लीजिएगा, और उसके जो आंसर्स हो बड़ा वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। मैं एक-एक करके सारे के सारे सवाल आपको दिखा देता हूँ। ये कर लो, कॉनकेव का है। ये कर लो, कॉनकेव का है। बेटा ये कर लो, कॉनकेव का है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन चेंज कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने अगर सारे सवाल कर लिए ना, तो उसको एग्ज़ैक्टली पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ। दैट इज़ रियली गुड। वो सिखा नहीं सकते, वो तो करने से समझता है। ठीक है? बेटा अगेन कॉनकेव का एक और सवाल, इससे निपटा दो। बेटा कॉनकेव का एक और सवाल, बेटा इससे निपटा दो। ये बेटा मेरे पास है कॉन्वेक्स का एक सवाल, फटाफट बेटा इसको निपटा दो। ये बेटा कॉन्वेक्स का एक और सवाल, इसको भी आप निपटा दीजिए। ये सारे के सारे से बड़ा सवाल अगर आप कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें बड़े आराम से इत्मीनान से याद हो जाएँ। लैटरल मैग्निफिकेशन हम तब शब्द यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ी हो। तो ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें बच्चा बोलेगा सर कुछ दिक्कत ही नहीं है। मैंने पूछा कैसे? तो उसने कहा देखो सर, एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से ए बी, है ना? ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है u1 और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है लेट्स से u2।
तो मिरर वाले फॉर्मूले से इस u1 से मैं इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा v1, ठीक है। इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट का जो दूसरा कोना है b, उसके x कोऑर्डिनेट को मैं मिरर वाले फॉर्मूले में यूज करके इसकी इमेज का x कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा v2। अब जो लेंथ ऑफ इमेज है उसको मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि इट इज v2 माइनस v1, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को बड़ा मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं u2 माइनस u1, बड़ा ये u है। और हम मैग्निफिकेशन बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑफ कोर्स v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो मेरे वाला फॉर्मूला था वो दो बार लगाना है, बड़े आराम से हम इमेज की लेंथ और बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कुछ खर्च अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला तब बनता है जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो। मान लो कि ऐसा हो कि लेट्स से कि मेरे पास ये रहा मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा 50 सेंटीमीटर, ये रही बेटा मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी है 1 मिलीमीटर लेंथ की, और वो यहां पर लेट्स से कि 60 सेंटीमीटर दूर पड़ी है। तो ऑफ कोर्स इस 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के सामने ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटी है, और ये पड़ी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर परपेंडिकुलर पड़ी होती तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लेटरल मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। यहां पर अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, बस वही वाला काम करना है। v2 माइनस v1 को हम लिख देंगे dv, और वो जो u2 माइनस u1 था उसको हम लिख देंगे du। और जो हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f वाला फॉर्मूला था, उसको डिफरेंशिएट करते हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, एंड दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज dv और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट du। बेटा जो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला था उसको जैसे डिफरेंशिएट करोगे आपके पास फॉर्मूला बनकर आ जाएगा बेटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये बेटा माइनस ऑफ एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, या फिर बेटा माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बेटा मान लो 2 था, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपका -4 होगा। बस इतना सा अंतर है, और कोई खास अंतर ऐसा है नहीं। हालांकि जेईई में बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को सवाल पूछे नहीं है, बट मैं सब कुछ ही कवर कराना चाहता इसलिए मैंने सारी बातें लिख दी है। ज्यादा बड़ा जो काम की चीज है वो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस पे बड़ा फिर भी सवाल पूछ रखे हैं, इसमें दो केस याद रखने हैं। पहला कौन सा, हमारे पास लेट्स से कि ये कोई मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भाग रही है। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यू भागेगी तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज बड़ा आपके पास ऐसे भागेगी। इमेज और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका बहुत ही क्लियर सा फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। बेटा इस v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को आप चाहो तो बड़ा वापस से f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अक्सर बेटा आपका मिरर रेस्ट पे रहता है, अक्सर तो मिरर रेस्ट पे रहता है। मिरर बेटा अक्सर अगर रेस्ट पे रहता तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब ऑब्जेक्ट बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव कर रहा हो तो। अगर मान लीजिए कि मिरर भी मूव कर रहा है तो क्या करेंगे, तो उस केस में बेटा ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को बेटा हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में लिख रखा है, इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख देंगे। बेटा बाकी v और u आप जानते हो इमेज का और ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख देंगे। अगेन बेटा वेलोसिटीज लिखते वक्त जिस तरह से काइनेमेटिक्स में हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं ना कि ये वाले साइड प्लस है और ये वाले साइड माइनस है, उन सबका ध्यान रखकर जैसे काइनेमेटिक्स में प्लस माइनस लिखते हैं वैसे अपन को याद रख के ही सारा का सारा काम करना है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही हो, मान लो कि लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जो है वो यू जा रही है, तो लेट्स से बेटा आपके पास इमेज जो है ना वो यू जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा, उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है इट इज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस बड़ा सिंपल है ना, बस बड़ा सिंपल। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन याद ना, टाइम्स बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था बेटा माइनस वी बाई यू, या बेटा अगर ये किसी को अगर याद ना हो तो हम इसको लिखा करते थे शायद एफ अपॉन एफ माइनस यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला कब के लिए है बेटा, ये वाला फॉर्मूला मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर के लिए है। मिरर के सॉरी बेटा मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसके परपेंडिकुलर के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में बेटा तुम याद करो माइनस लगा के स्क्वायर आता था, ठीक है।
अलोंग के लिए बेटा माइनस लग के स्क्वायर आ रहा था और बेटा ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास सीधा बेटा ये एफ अपॉन एफ माइनस यू आ गया। याद रहेंगे सारे के सारे फॉर्मूले। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। अगर मान लो किसी स्पेसिफिक सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस आपको फोकस से दे दे, तब बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला काम आएगा, है ना? पोल से दूरियां दे रखी बेटा, फिर तो अपन वो वी और यू से सवाल कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी और फोकस से इमेज की जो दूरी है वो सवाल के अंदर दे रखी है ना, और वो सवाल में अगर मुझसे लेट से पूछ रखी है तो न्यूटन्स फॉर्मूला काम आएगा। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल फोकस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है और इमेज अगर प्रिंसिपल फोकस से अगर वाई डिस्टेंस की दूरी पर है, तो हमेशा याद रख सकते हो कि x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। एक्स क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल फोकस से दूरी, और बेटा वाई क्या है, इमेज की बेटा प्रिंसिपल फोकस से दूरी। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा बेटा आपके एफ स्क्वायर के बराबर होगा। यू कुड रिमेंबर इट, है ना। नेक्स्ट इज बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट दूसरे मीडियम में अगर चली जाएगी, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और उसकी अगर वेवलेंथ या स्पीड अगर चेंज हो रही, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट्स से कि मेरे पास ये कोई इंटरफेस है, इसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसके नीचे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ये मेरे पास इस सरफेस का नॉर्मल है, ये आपके पास इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा हूँ। ये बेटा मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस बात का मतलब ये है कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c अपॉन n1 है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड आपकी सॉरी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर c अपॉन n2 है। ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इन तीनों में क्या रिलेशन है? पहला रिलेशन वापस से सेम ही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेगी, तो उसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हो I क्रॉस R डॉट n इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लो, वो ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दिस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दिस। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू। वो अलग बात है बेटा, वी वन को मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन एन वन, इसको मैं लिखता हूँ सी अपॉन एन टू। मेरे पास ये एन टू अपॉन एन वन बन के आ जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है तो एन वन साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू साइन आर। n1 sin I is equals to n2 sin R. This is the more famous Snell's law. Of course, बड़ा मोस्टली बच्चे इसी के टर्म्स में फॉर्मूला याद रखना पसंद करते हैं। हालांकि मुझे तो स्पीड ऑफ लाइट वाला फॉर्मूला भी पसंद है, तो आप दोनों ही याद कर सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट वाला भी याद कर सकते हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी याद कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ज्यादा काम का तो रहता ही है। n1 sin I is equals to n2 sin R। इसमें बेटा मेरे पास दो तीन केस बनेंगे। सबसे पहला नॉर्मल इंसिडेंस। अगर मेरे पास ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है और रे आपने ऐसे गिरा दी, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल तो जीरो हो गया, और अगर मेरे पास आई की वैल्यू जीरो होगी तो आर की वैल्यू तो जीरो ही होगी, चाहे भले एन वन एन टू आपके पास कुछ भी हो। तो बड़ा ऑफ कोर्स आर अगर आपके पास जीरो हो गया तो रे जैसे आ रही थी वैसे के वैसे ही निकल गई, डेविएशन वुड बी ऑफ कोर्स जीरो। दूसरा केस, जब बेटा मैं इसके अंदर रेरर से डेंसर मीडियम में जा रहा हूं, मेरे पास ये रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम बेटा उसको बोलते हैं जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ज्यादा होगा। जैसे बेटा आपके पास रे यूं आएगी, n1 sin I इज इक्वल्स टू n2 sin R। अगर ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अगर छोटा है तो बेटा ऑफ कोर्स ये R आपका छोटा होगा, है ना। भाई n1 आपका छोटा है तो I आपका बड़ा होगा, nd आपका बड़ा है तो R आपका छोटा होगा, और अगर R आपका छोटा होगा तो जो रे होगी बेटा वो आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। जब भी आप रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाओगे तो रे आपकी ऐसे मुड़ जाएगी, किसकी तरफ मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और ये आपके पास अगर एंगल I है तो ये एंगल भी आपके पास I है, उसमें से ये वाला एंगल अगर आपके पास R है तो आपके पास डेविएशन आ गया। डेविएशन कितना आ गया? ये I था, उसमें से अगर ये R है तो डेविएशन बेटा ऑफ कोर्स मेरे पास कितना आ गया? I माइनस R। इसका उल्टा केस भी है जिसको हम और डिटेल में बाद में भी देखेंगे, दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर में क्या होगा? ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ये आपके पास रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो ऑफ कोर्स बेटा एन आर की बेटा वैल्यू कम है, तो ऑफ कोर्स बेटा इस आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आर की वैल्यू अगर ज्यादा होनी चाहिए तो ऑफ कोर्स बेटा आपकी जो रे होगी वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अगर ये वाला एंगल अगर आपके पास आई है, ये वाला एंगल भी आपके पास आई है, ये वाला एंगल आपके पास आर है, तो ये वाला डेविएशन आ गया है। यू जाती हुई रे को आपने इधर की तरफ मोड़ दिया है। कितना मोड़ दिया? ऑफ कोर्स आर माइनस आई। डेविएशन आप सीधा याद कर सकते हो, मॉड ऑफ आई माइनस आर। एक, क्योंकि बेटा अगर आई बड़ा है तो आई माइनस आर, आर बड़ा है तो आर माइनस आई। ठीक है,
वैल्यूज लिखते बड़े आराम से आपका काम इसके अंदर अच्छे से बन सकता है। एक छोटा सा सवाल ही मान के चल सकता हूँ, बड़ा लेटरल शिफ्ट है ना, हालांकि 2-3 बार बड़ा पूछ लिया तो मुझे लगा मैं इसका आंसर आपको याद करा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई पैरेलल स्लैब है, जिस स्लैब की आपके पास थिकनेस टी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास लेट से एन है। कोई रे आपके पास ऐसे इंसिडेंट हुई जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया लेट से यहाँ पर आर, यहाँ से आप लेंस लगाते आर आ जाएगा, रे यू आई यू आई यू आई यू आई, बाय ज्योमेट्री में बड़े आराम से कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल आर तो ये वाला एंगल भी तो आर, अगेंस्ट लेंस लगाऊंगा तो बड़ा ये वाला एंगल मेरे पास वापस से आई आ जाएगा। तो पहले आपकी जो रे थी लेट से कि 15 डिग्री इधर घूम गई, अगली बार बड़ा रे आपकी 15 डिग्री वापस से यू घूम गई, तो इसका मतलब ये होगा नेट डेविएशन तो आपके पास जीरो ही आएगा। अगर किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन ना होता तो रे यू निकल जाती, अब आपकी रे यू जा रही है तो डेविएशन तो ऑफकोर्स आपके पास जीरो है। डेविएशन तो जीरो है लेकिन फिर भी अगर कोई रिफ्रैक्शन ना होता तो रे जाती है आपके पास ऐसे, अब आपके पास रे जा रही है यूं करके ऐसे, तो इस रे को आपने इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। ये जो शिफ्ट कर दिया है इसका मैं एक नाम निकाल रहा हूं, लेटरल शिफ्ट। इस लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो, हालांकि हल्की सी ज्योमेट्री है, और इसका फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ द स्लैब अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। टी तो थिकनेस है, आई ऑफ कोर्स आपको सवाल में दे देंगे, आर ऑब्वियस बात है कि यहां से आप स्नेल्स लगा के आर आप निकाल लोगे, जैसे वैल्यूज पुट करोगे बड़े आराम से आपके पास इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, सवाल है, सवाल का आंसर मैंने याद करा दिया। नॉट टिपिकल ऑफ मी बट ठीक है, ठीक है, ये सवाल इतनी बार पूछ रखा था तो मुझे लगा कि मैं इसका आंसर आपको याद करा देता हूं, मैंने बड़ा बोल दिया, इंपॉर्टेंट है और याद करना छोटा याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज इमेज बाय रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से अगर इमेज बनेगी तो उसका फॉर्मूला क्या है? लेट्स से कि आपकी आंखें जो ना वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में है, बीच में एक फ्लैट सरफेस है और इस फ्लैट सरफेस के नीचे एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास लेट से N1 है। यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, रिफ्रैक्शन के पश्चात यूं हो गई। इन रिफ्रैक्टेड रेज को मैं पीछे की तरफ अगर खींचूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी इमेज। ऑब्जेक्ट जो है यहां से DO डिस्टेंस की दूरी पर है और इमेज जो है यहां से DI डिस्टेंस की दूरी पर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं इस बात को, लेट्स से कि मेरे पास इस तरह से कोई फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, ये मेरे पास N1 है। आंख बेटा आपके पास यहां पर है और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर ऐसे कुछ कुछ नीचे पड़ी, ये आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से किसी डिस्टेंस पे है, लेट से DO डिस्टेंस पे है। एक रे आपके पास यू आई, ये तो बड़ा सीधी की सीधी निकल गई, एक रे लेट से आपके पास यू आई यू आके ऐसे निकल गई। इन रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूंगा तो बड़ा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां कहीं आएगा, दिस इज नोन एज इमेज। इस फ्लैट सरफेस से इमेज की जो दूरी है वो लेट से मेरे पास DI है। DI को बड़ा सीधा आप याद रख सकते हो, distance of image is always equals to distance of object upon n relative। अब सबसे इंपॉर्टेंट है n रिलेटिव किसको बोलना है। इस केस में आपको n रिलेटिव सिर्फ इसको बोलना है, रे कहां से आ रही है डिवाइड बाय कहां को जा रही है। रे n1 से आ रही है अपॉन n2 को जा रही है, बस कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। n रिलेटिव क्या होगा इस फॉर्मूले में, रे n1 से n2 में जा रही है तो n1 अपॉन n2, बस सिंपल। इस ऑब्जर्वर को जो ऑब्जेक्ट है थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, जितनी ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है दिस इज नोन एज बड़ा योर नॉर्मल शिफ्ट। बड़ा ऑफ कोर्स ये निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, दिस इज DO माइनस DI, ये डिस्टेंस DO है, ये डिस्टेंस DI है, मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं DO 1 - 1 अपॉन एन रिलेटिव। अगेन बेटा एन रिलेटिव का क्या अर्थ है, बड़ा वापस से मैंने बता दिया है, रे कहां से आ रही है अपॉन रे कहां को जा रही है। प्लीज फॉर्मूला याद रखें। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, अगेन एंटी ने बार बार सवाल पूछ रखे हैं। अगर मान लो कि इस तरह से पैरेलल स्लैब्स हों, खूब सारे स्लैब्स हों, तब क्या होगा। ये तो मैंने फिर भी दो स्लैब ले रखे हैं, ये एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है T1, ये मेरे पास एक दूसरी स्लैब है जिसकी थिकनेस है लेट से T2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और इसका बाहर जो ऑब्जर्वर जहां बैठा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N0। इस ऊपर वाली सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, तो मेरे बच्चे बोलेगा कि सर डायग्राम के हिसाब से कर देखें तो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट T2 प्लस T1 डिस्टेंस की दूरी पर है। लेकिन इससे जब रेज आएंगी तो दो बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार N1 से होगा और एक बार N1 से N2 होगा, एक बार N2 से N0 होगा। दोनों रिफ्लेक्शन होने के पश्चात लेट से कि आपकी फाइनल इमेज जो है वो लेट से आई बन गई है और इस ऊपर वाली सरफेस से इसके डिस्टेंस आपके पास DI है।
ये डी निकालना बिल्कुल सिंपल है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फाइनल सरफेस इज इक्वल्स टू, बेटा ये T1 अपॉन N1 अपॉन N0 प्लस T2 N2 अपॉन N0। ये बेटा मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। हालांकि कोई बच्चा कहते कि सर मैं तो ना बिल्कुल बेसिक से करूँ ना, बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो। जो पहले वाला जो रिफ्लेक्शन होगा उससे जो इमेज बनेगी वो अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और आप बेटा 2 बार जो लास्ट पेज पे जो फॉर्मूला बताया था उसको यूज करके बेटा इस फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला इतना आसान है, इतना प्यारा है कि बेटा आप है ना याद ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई मुझसे शिफ्ट पूछना चाहेगा तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट पड़ा है T1 प्लस T2 डिस्टेंस पे, इमेज पड़ा है इतने डिस्टेंस पे, तो शिफ्ट तो मैं निकाल लूंगा अगर निकालना चाहूंगा तो, है ना? शिफ्ट तो आसान काम है यार। शिफ्ट तो ये वाली दू शिफ्ट जो है ना वो तो बड़ा आपके पास ये वाली दूरी तो है, ये वाली दूरी निकालना कौन-सा मुश्किल काम है। मुझे इमेज के और ऑब्जेक्ट की बेटा पोज़ीशंस पता है, तो शिफ्ट भी मैं बड़े आराम से निकाल ही सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ नॉर्मल शिफ्ट। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे टी थिकनेस की कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब है। इस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ी है और इस तरफ लेट्स से ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जेक्ट से जब रेज़ आएँगी तो एक बार रिफ्लेक्शन होगा एयर से ग्लास, अगली बार होगा ग्लास से एयर। इस कारण से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगी ना, वो थोड़ी-सी आगे नज़र आएगी, थोड़ी-सी इधर नज़र आएगी। जितनी इधर नज़र आएगी दैट इज़ नोन एज़ नॉर्मल शिफ्ट, और उसका फ़ॉर्मूला आपके पास होगा T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन N। T क्या है? इस स्लैब की थिकनेस, N क्या है? इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाहर बेटा मैंने ऑफ कोर्स एयर माना है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बार-बार यूज़ आता रहता है। सुनिएगा, मान लीजिए कि लेट्स से कि मेरे पास ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 0। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। लेकिन जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, ठीक है? तो ये लेट्स से कि आपके पास 30 डिग्री हो तो ये 60 डिग्री होगा। कुछ-कुछ ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा डबल होगा, लेकिन ज़्यादा होगा। शुरुआत में ये I भी 0 था, R भी 0 था। आप जैसे-जैसे I को बढ़ाओगे वैसे-वैसे R भी बढ़ेगा, लेकिन R ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे अगर R बढ़ते, 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 बढ़ते मान लो 90 पहुँच गया, तो क्या होगा? तो 90 पहुँच गया तो क्या होगा कि डेंसर मीडियम से रे आएगी और फिर रेयर मीडियम में जाने के बाद रे जो होगी वो ग्रेज़ करते हुए निकल लेगी। दिस एंगल इज़ नोन एज़ क्रिटिकल एंगल। डेंसर मीडियम के अंदर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयर मीडियम के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, दैट इज़ नोन एज़ क्रिटिकल एंगल। मैंने अलग से बेटा इस बात को लिख भी रखा है कि critical angle is angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium becomes 90 डिग्री। और इस क्रिटिकल एंगल निकालना कितना आसान है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ND इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू NR इंटू साइन ऑफ 90। यहां से कोई बच्चा अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकता है कि साइन सी इज इक्वल्स टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑफ कोर्स डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक मामला कूल था। लेकिन अब बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर ठीक है, मैं जैसे जैसे आई बढ़ा रहा था वैसे वैसे लगातार आर बढ़ रहा था, और आई बढ़ते बढ़ते आर बढ़ते बढ़ते है ना हमारा आर जो था ना वो 90 डिग्री हो गया। अब आर 90 डिग्री से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो अब क्या होगा अगर मैंने आई को और बढ़ा दिया? तो लेट्स मेरे पास ये इंसिडेंट रे है और इस इंसिडेंट रे का अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ने क्रिटिकल एंगल से बढ़ा है। क्रिटिकल एंगल होता तो वो एंगल 90 हो जाता। अगर ये क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा हो गया तो अब ये जो रे है ये दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि पलटकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। और पलटकर अगर वापस आ गए तो दिस इज नॉट रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। एंड इफ इट इज रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर ये वाला एंगल एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास आई है, और तो और ये मेरे पास डेविएशन है, और डेविएशन की वैल्यू मेरे पास ऑफ कोर्स पाई माइनस 2i है। तो जब भी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी तो उस केस में रे जो होगी वो मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगी, रिटर्न बैक टू मीडियम। और मीडियम में अगर रे बेटा रिटर्न बैक हो गई है इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन जैसे नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है ना वैसा ही है। तो जैसे लॉज वो फॉलो कर रहे थे बेटा वैसे लॉज ये फॉलो करेगा। कौन से लॉज? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन ये होगा कब? ये होगा तब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो डेंसर मीडियम के अंदर, ठीक है? इसी पर बेस्ड बड़ा एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर।
ऑप्टिकल फाइबर इज यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस। ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल पतले पतले तार होते हैं, पुराने जमाने में ना सिग्नल्स को भेजने के लिए या फिर बड़ा मैसेजेस को भेजने के लिए कॉपर की वायर यूज करते थे, अब ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह यूज करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर जो वो वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स को बहुत दूर तक भेज ले जाने के लिए यूज करते हैं। कॉपर वायर के मुकाबले इनके अंदर लेस लॉस या एब्जॉर्प्शन होता है, ये सिग्नल्स को कम एब्जॉर्ब करते हैं और बढ़िया तरीके से दूरी तक ट्रांसमिट उनको करते हैं। ये सारी बातें मैंने एनसीईआरटी से लिख रखी है, ठीक है, यू नीड नॉट टू रीड एनसीईआरटी वंस अगेन। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। टीआईआर कॉन्सेप्ट कैसे बेस्ड है कि हमारे पास ऐसे बड़ा कोई पतला सा तार होगा, इसके बाहर बड़ा ऐसा कोई ना कोई कवर होगा, मैं कोई ना कोई सिग्नल भेज दूंगा ऐसे, जो सिग्नल भेजूंगा उसको इस तरह से भेजूंगा कि ये वाला जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो ये रे बाहर नहीं जाएगी बल्कि पलटकर वापस आ जाएगी, और इस कारण से ये जो रे होगी ये रे या फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर सिग्नल जो होगा वो अंदर ही तार के अंदर ही लगातार ऐसे टक्कर करता रहेगा, और हर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो बाहर नहीं जा पाएगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और की बात याद रखनी, इट इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास या फिर क्वार्ट्ज का फाइबर। इसकी थिकनेस बड़ा बहुत ही कम होती है, इसकी थिकनेस बड़ा माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर के ऑर्डर के अंदर बड़ा होती है। और जो कवर है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं, और बड़ा जो कोर है वो बड़ा ऑफ कोर्स ग्लास वगैरह का बना होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो होगा बड़ा, फिर हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है एक ट्रांसड्यूसर लगाकर बड़ा हम उसको ऑप्टिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप भेजना चाहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो आप भेजना चाहते हो, एक ट्रांसड्यूसर यूज करके हम उसको लाइट में कन्वर्ट करते हैं। वो लाइट बड़ा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू दूर तक भेज दी जाएगी। फिर वहां पर जो रिसीवर होगा वहां पर एक ट्रांसड्यूसर और लगा होगा। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो बड़ा सिग्नल को चेंज करता रहता है और वापस से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा। ये जो लास्ट वाली जो लाइन है बड़ा, ये भी एनसीईआरटी में हल्की फुल्की लिखी हुई थी, मैंने फिर थोड़ा सा इसको ट्रांसड्यूसर शब्द वगैरह मैंने थोड़ा अपने हिसाब से मैंने लिख दिए। ना भी याद हो तो कोई खास ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट फिर भी एक बार लिख लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म हमारे पास एक ऐसा फ्लैट सरफेस, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर प्रिज्म। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा मेरे पास n है। 2D के अंदर दिखने में कुछ कुछ ऐसा होगा, 3D में बड़ा दिखने में कुछ कुछ ऐसा होगा। दोनों फ्लैट सरफेसेस होंगे और उनके बीच में बड़ा कोई ना कोई एंगल होगा। दिस एंगल, इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है एपेक्स एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल। तीनों नाम याद रखने, रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म और एपेक्स एंगल, बड़ा तीनों इसके नाम है ऊपर वाले के। अगर इक्विलैटरल प्रिज्म हुआ तो ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री होगा। ये दोनों सरफेसेस जो है ये बड़ा मेरे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, क्योंकि बड़ा मैं रे भेजूंगा ऐसे तो ये रे जो हो गया ये सरफेस से रिफ्रेक्ट होगी, फिर बड़ा ऑफ कोर्स इस सरफेस से रिफ्रेक्ट होंगी। तो ये दोनों सरफेस जो ना ये रिफ्रैक्शन में काम आ रही है, इसलिए इन दोनों साइड्स को बड़ा मैं रिफ्रैक्टिंग साइड्स बोलूंगा। और रिफ्रैक्टिंग साइड्स के बीच का जो एंगल है उसे मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी बेटा रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलूंगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो स्मॉल आर होता है, ठीक है बेटा, ऐसे मैं रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलूंगा। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा n है। सराउंडिंग बेटा ऑफ कोर्स अगर कुछ नहीं बोल रखा तो आप हमेशा ही एयर मान के चलोगे, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप हमेशा 1 मान के चलोगे। इसके पीछे की थ्योरी क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ दो बातें मुझे आपको याद करानी, मैं आपको याद करा दूंगा। लेट्स से बेटा मेरे पास मेरे पास ये कोई ना कोई प्रिज्म है, मैंने कोई रे भेज दी ऐसे, ये आ गया नॉर्मल, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो रे है ये रिफ्लेक्शन के पश्चात ऐसे होगी। नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल आ गया R1। आई से R1 कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ, ठीक है। फिर अगेन रे यूं जा रही है, यूं जा रही है, अगेन फिर से फ्लैट्स, मेरे पास एक फ्लैट सरफेस ये है, इसका नॉर्मल ये रहा। नॉर्मल के साथ इस रे ने एंगल बना रखा है लेट्स से R2। R2 से E कैसे निकालूंगा? सो बेटा ये बात बाद में रे ये यूं निकल गई है। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है इसको मैंने एक नाम निकाल दिया, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो एक बार डेंसर सॉरी रेयरर से डेंसर, अगली बार डेंसर से रेयरर। एक बार बड़ा रे जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, अगली बार बड़ा नॉर्मल से दूर मुड़ गई है, ठीक है। आई से R1 स्नेल्स लॉ से निकाल दूंगा, और R2 से E अगेन स्नेल्स लॉ लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन बच्चे बोलेगा सर इस R1 से R2 कैसे निकालोगे? बट इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी है जो तुम ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते हो, कि ये R1 और R2 का जो सम है वो हमेशा एपेक्स एंगल के बराबर है। तो I से तो R1 आ गया, इन दोनों का सम ए के बराबर है। इससे बड़ा ऑफ कोर्स R1 पता है, ए पता है, तो R2 पता लग गया।
और R2 पता लगते मुझे ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इमरजेंस पता लग गया। अब एक सवाल इसमें और बनता है कि डेविएशन कितना है। बेटा आपकी जो रे यूं जा रही है उसका एक बार डेविएशन ऐसे हुआ, फिर अगली बार बेटा रे यूं जा रही थी उसका डेविएशन एक बार ऐसे हुआ। कुल मिलाकर बेटा कोई ना कोई डेविएशन आया है, दिस इज द टोटल डेविएशन। पहली बार अगर डेविएशन डेल्टा 1 है, अगली बार अगर डेविएशन डेल्टा 2 है, तो नेट डेविएशन विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और इसकी वैल्यू बेटा आपके पास हमेशा होगी I प्लस ई माइनस ए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस और बेटा ये आपका ऑफ कोर्स एपेक्स एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस सवाल के अंदर दे रखा होगा, एपेक्स एंगल बेटा आपको सवाल के अंदर दे रखा होगा और ई कैसे लगा निकालोगे? दिमाग से निकालेंगे। स्नेल्स लॉ, ज्योमेट्री, स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ आता है, ये स्नेल्स लॉ आता है और इन दोनों का सम ए के बराबर है। ये हम ज्योमेट्री से प्रूव कर चुके हैं, मतलब कर चुके हैं अपन ने बात, अभी तो अपन याद ही कर रहे हैं। और ऐसे करके हम ई निकाल लेंगे। आई और ए हमें दोनों दे रखे हैं, हम बड़े आराम से डेविएशन अच्छे से निकाल सकते हैं। सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है, डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए है और बड़ा ऑफ कोर्स आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए के बराबर है। बाकी बड़ा जो स्नेल्स लॉ अपने पढ़ रखा है उससे बड़ा आराम से काम बन जाएगा। अगर मैं डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो बड़ा ग्राफ जो होगा वो रफली कुछ कुछ बड़ा ऐसा सा आपके पास ग्राफ आएगा। दिस इज नॉट ए पैराबोला, बड़ा दिखने में कुछ कुछ ऐसा है, यानी एग्जैक्टली बड़ा पैराबोला नहीं है ये। पैराबोला बड़ा फिर भी ऑफ कोर्स सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक नहीं है, बल्कि बड़ा इधर से थोड़ा स्टीप है और इधर बड़ा थोड़ा सा फ्लैट ज्यादा है। तो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक, बट ये ग्राफ अपन को याद रखना है, ठीक है। इसमें से ऑफ कोर्स बड़ा ये आपका मिनिमम डेविएशन है, ये बड़ा आपका मिनिमम डेविएशन है। मिनिमम डेविएशन वाले केस में हमें क्या याद रखना है? बड़ा मिनिमम डेविएशन वाले केस में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली ये कि जब मिनिमम डेविएशन होगा उस टाइम पर ये अंदर वाला जो एंगल होगा ना ये a/2 हो जाएगा, तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। बात ये, और जब ये दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे, इन सम सबका सम तो ए है, तो ऑफ कोर्स बेटा दिस एंगल विल बिकम a/2। तो जब भी मिनिमम डेविएशन अगर होगा तो सिर्फ क्या याद रखना कि r1 r2 की वैल्यू fx/2 हो जाएगी। और अगर ये fx/2 हो गई है तो ये i निकालना तेरे बाएं हाथ का खेल है, यहां से हमारा सिर्फ क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक बात क्या याद रखनी है? बेसिक बात याद रखनी है कि मिनिमम डेविएशन में अंदर वाला जो एंगल है वो आपके पास a/2 हो जाएगा। बाकी जो आपने बेसिक पढ़ रखे हैं उससे बड़ा आराम से आपका काम बन जाएगा। एक फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के केस में और याद रखना है, और वो क्या याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। बेटा ये फॉर्मूला काफी काम आ सकता है, अपॉन बेटा साइन ऑफ a/2। कभी अगर बेटा मान लो मिनिमम डेविएशन वगैरह सवाल के अंदर दे रखा हो और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पूछ रखा हो तो दिस फॉर्मूला कुड बी वेरी यूजफुल। वो अलग बात है बेटा अक्सर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 दे रखा होता है, तो 1 कर लेना, ये फॉर्मूला आपके काफी काम का रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म हो, ऐसा प्रिज्म हो जिसका एपेक्स एंगल 4 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा कुछ अगर हो, तो आप सीधा का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, डेविएशन इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू ए। ए क्या है? ए बेटा ऑफ कोर्स आपका एपेक्स एंगल है, एन क्या है बेटा जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर बड़ा मान लो ये वाला फॉर्मूला मैंने तब लिखा है जब आस पड़ोस में सराउंडिंग हो, और मान के चलो कि आस पड़ोस में सराउंडिंग जो होगी वो एयर ही होगी, तो ये वाला फॉर्मूला काम चल जाएगा। अगर एयर ना हो तो बड़ा डेविएशन का फॉर्मूला लिख देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन सराउंडिंग माइनस 1 इंटू एपेक्स एंगल। बड़े आराम से बड़ा आपका इस इतने से फॉर्मूले से काम चल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए? स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए। अगर बड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ तो आई से R1 निकालूंगा, R1 से R2 ज्योमेट्री से निकालूंगा, R2 से ई में और स्नेल्स लॉ से निकालूंगा और डेविएशन आएगा I प्लस ई माइनस ई। ये इतना आसान फॉर्मूला किसके लिए? सिर्फ छोटे वाले प्रिज्म के लिए ही इतना आसान, छोटे एंगल प्रिज्म वाले सवाल के लिए बढ़ाई। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अगर मेरा मेरे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, फ्लैट सरफेस नहीं है, स्फेरिकल सरफेस है, इस तरह की स्फेरिकल सरफेस है और उसमें अगर कोई मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज की अगर पोजीशन पूछ ले तो बड़ा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। मैं हर एक का अर्थ बता रहा हूं, आराम से सुनना। सबसे पहली बात, ये हमारे पास इस बार फ्लैट सरफेस ना होके कर्व्ड सरफेस है। इस तरफ मीडियम n1 है, इस तरफ मीडियम n2 है। लेट से बेटा रेज आ रही है यूं, आप हमेशा बेटा इस पॉइंट को पोल बोलोगे। रेज अगर आ रही है यूं तो बड़ा साइन कन्वेंशन में इस साइड को प्लस बोलेंगे, इस साइड को माइनस बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट कहां और इमेज कहां, उसके लिए बहुत ही क्लियर सा फॉर्मूला है, एंड फॉर्मूला इज लाइक दिस, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n1 n2 के बेटा अर्थ हमेशा याद रखना, n2 बेटा जहां रे जा रही है, जहां रे जा रही है
रे बेटा ऑफ कोर्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही होगी, जिस मीडियम में जा रही है उसको N2 बोलेंगे, जहां से रे आ रही है उसको N1 बोलेंगे। तो इनकी चिंता तो खत्म हो गई है। वी और यू बेटा मैं बार बार क्या ही एक्सप्लेन करूं, पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। यू है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, वी है इमेज का कोऑर्डिनेट। ऑफ कोर्स प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जैसे हम साइन कन्वेंशन का ऑप्टिक्स में ध्यान रखते हैं बिल्कुल वैसे ही। लास्ट में बेटा आपका आर, आर इज ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये आर ऑफ ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी आपका हमेशा विद साइन ही आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि लेट्स से मेरे पास ये कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर है इस तरफ, रेज आ रही है यू, तो ये वाली साइड है प्लस, ये वाली साइड है माइनस, तो ये वाला जो आर होगा ये पॉजिटिव वाली साइड में है, तो इसको प्लस लिख देना। कल को अगर यही वाली सरफेस अगर मान लो ऐसे हुई और रेज यूं आ रही है, तो रेज यूं आ रही है तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, तो इसका सेंटर नेगेटिव वाली साइड है, तो उस केस में आप आर को नेगेटिव लिख देना। जैसे मिरर के अंदर अपन लोग कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे बेटा आर को में विद साइन लिखना है। तो ऑब्जेक्ट कहां और इमेज कहां बेटा, उसके लिए हमारे पास अच्छा फॉर्मूला है स्फेरिकल सरफेस के लिए। ऑल्दो जेईई मेन में बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन अगर जो पूछे वो बड़े आराम से बेटा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसी में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, बेटा ट्रांसवर्स शब्द यूज कर लो या लैटरल शब्द यूज कर लो, एक ही बात है। ये वाला बड़ा शब्द हम कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है उसको कंपेयर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू n1 v अपॉन n2 u। n1 क्या, जहां से रे आ रही है, n2 क्या, जहां रे जा रही है, v क्या है इमेज का कोऑर्डिनेट, u क्या है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। तो बच्चा अगर याद रखना चाहे तो बड़ा ये वाला फॉर्मूला याद रख सकता है। ऑल दो ठीक है बेटा, बहुत रेयर केस में ही बेटा स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पूछते हैं, बट फिर भी फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए। तो सब कुछ पूरा पूरा कवर करने के चक्कर में सारी बातें बता रहा था। आगे चलते हैं बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट है थिन लेंस का कॉन्सेप्ट। थिन लेंस के अंदर हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, जिसमें से एक कर्व्ड है, दूसरी कर्व्ड भी हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NS है, और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने NL लिखा हुआ है। अक्सर ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि बेटा सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास वो 1 होगा। ठीक है, कुल मिलाकर जो फाइनल फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आता है ऑब्जेक्ट और इमेज को लेकर, वो फॉर्मूला है ये, 1/v minus 1/u is equals to something. That something is refractive index of lens upon surrounding minus 1, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये जो टर्म है बेटा इसको हम पावर भी कह सकते हैं या फिर 1 अपॉन f भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास फॉर्मूला क्या समझ में आया, मेरे पास फॉर्मूला ये समझ में आया कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, और फोकल लेंथ निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इनटू ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगेन R1 R2 को विद साइन ही लिखना है। जैसे मान लो कि रेज अगर यूं आ रही है तो ये वाली साइड आपके पास प्लस होगी, ये वाली साइड माइनस होगी। तो R1 का सेंटर है इस तरफ तो उसे प्लस लेंगे, R2 का सेंटर नेगेटिव में है तो उसे हम माइनस लेंगे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर फ्लैट सरफेस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, तो दो चीजें सीखी हम यहाँ पे, एक तो लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, दूसरा फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन सराउंडिंग माइनस 1 इनटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 R2 मस्ट बी विद साइन। ये जो फोकल लेंथ वाला जो फॉर्मूला है एक बार अपन इसको आराम से इत्मीनान से देखते हैं। ये जो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 है, ये ऑफ कोर्स उस लेंस की ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। जो भी कॉन्वेक्स लेंसेज होंगे उनके लिए बेटा हमेशा इसकी टर्म पॉजिटिव आएगी, और कॉनकेव लेंसेज के लिए बेटा इसकी वैल्यू आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये जो टर्म है बड़ा ऑफ कोर्स है ना लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, जो कि अक्सर होती है, तो उस केस में ये वाली टर्म बड़ा आपके पास 1 से बड़ी हो जाएगी। इसमें से अगर 1 माइनस करोगे तो ये वाली टर्म आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो जो साइन इसका है वही साइन इसका है। मैं थोड़ा फास्ट बोल गया लेकिन एक बार रिमाइंड कर लेना इस बात को। तो इसका मतलब ये कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाली टर्म पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी आपके पास पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस के लिए ये वाली टर्म नेगेटिव, तो बड़ा फोकल लेंथ भी आपके पास नेगेटिव। ये अक्सर होगा, अक्सर मतलब जब लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है। लेकिन किसी रेयर केस में लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुई और सराउंडिंग अगर ज्यादा हुई
तो ये वाली टर्म बेटा आपके पास नेगेटिव हो जाएगी और एग्जैक्टली बेटा फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव हो जाएगी और कॉनकेव की फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा रेयर केस है। ज्यादा जो जनरल केस है बेटा आपके पास ऑफ कोर्स ये वाला है कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो ये बात अपन को याद रखनी है। टाइप्स ऑफ लेंसेज, जो बड़ा बीच से मोटे लेंस होंगे उनको हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। कॉन्वेक्स लेंस बड़ा तीन तरह के, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। दोनों तरफ बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम हुआ है ना तो इसे हम इक्वी कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि बीच से मोटा ना होकर साइडों से मोटा और बीच से पतला हुआ तो उसे हम कॉनकेव लेंस कहेंगे। अगेन बेटा दोनों तरफ कॉनकेव साइड तो बाई कॉनकेव या डबली कॉनकेव शब्द यूज करते हैं। एक साइड फ्लैट हुई एक साइड कॉनकेव हुई तो ऑफ कोर्स प्लेनो कॉनकेव बोल देंगे। और बेटा ये जो है ये आपकी कॉन्वेक्सो कॉनकेव आपके पास लेंस आ जाएगा। अगर R1 R2 दोनों तरफ सेम हो तो बड़ा इसे हम इक्वी कॉनकेव बोल देंगे। तो बीच से मोटा है तो कॉन्वेक्स, बीच से बड़ा पतला है तो कॉनकेव लेंस हमारे पास रहेंगे। और ज्योमेट्री में बड़ा क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज्योमेट्री में याद रखना कि इसके लिए कॉनकेव लेंस के लिए 1/R1 माइनस 1/R2 हमेशा नेगेटिव आएगा। और ये जो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है इसके लिए 1/R1 माइनस 1/R2 हमेशा मेरे पास पॉजिटिव आएगा। ये हम सवालों में भी अगर करना चाहें ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, पता लग जाएगा। लेंस का जो फॉर्मूला है बेटा वो अपन को याद रखना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मुझे वाला फॉर्मूला इस तरह से पसंद नहीं है बेटा, मुझे इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद ज्यादा पसंद है। v इज इक्वल्स टू एफ यू अपॉन यू प्लस एफ। प्लीज बेटा इसको अपन ज्यादा याद रखें, v इज इक्वल्स टू एफ यू अपॉन यू प्लस एफ। सेकेंड फोकस किसे कहेंगे, जैसे मैंने लिख भी रखा है कि अगर कोई लेंस पर मैंने पैरेलल रेज गिरा दी तो रिफ्रैक्शन के पश्चात जिस पॉइंट से गुजरेंगे दैट पॉइंट इज नोन एज योर सेकंड फोकस। तो मैंने एक लेंस ले लिया बेटा, ये लेंस दिखाने का डायग्राम का तरीका है। इसकी फोकल लेंथ बेटा मैंने पॉजिटिव ले ली है। पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले लेंस को बेटा हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, अक्सर बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इसमें से बेटा रेज आई एस से, ये कन्वर्ज करके बेटा आपको यहां पर लगा देंगे, दिस इज नोन एज योर सेकंड फोकस। इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस क्यों निकाला, क्योंकि इसने पैरेलल वाली रेज को कन्वर्ज कर दिया है इसीलिए। अगर आप नेगेटिव फोकल लेंथ का अगर लेंस लेके आते हो उस पर अगर आपने पैरेलल रेज गिरा दी तो बेटा ये डाइवर्ज कर देंगे, इसलिए हम इसका क्या नाम निकालेंगे, नेगेटिव फोकल लेंथ वाले का नाम निकालेंगे हम डाइवर्जिंग लेंस। और जो डाइवर्जिंग रेज जा रही है बेटा ऑफ कोर्स कभी मीट नहीं कर पाएंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जिस पॉइंट से बेटा ये गुजर रही हैं उस पॉइंट को हम नाम निकाल देंगे सेकंड फोकस। ये बेटा ऑफ कोर्स पोल से कुछ दूरी पे होंगे, उसको हम बड़े आराम से फोकल लेंथ कह सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से हमने सेकंड फोकस डिफाइन किया उस तरह से फर्स्ट फोकस भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट फोकस हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि उसमें से रेज निकलने के पश्चात रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए। पैरेलल आती हुई रेज जहां रिफ्रैक्शन के पश्चात जहां से पास होगी उसको सेकंड फोकस बोल दिया। लेकिन कहां पर ऑब्जेक्ट को रखूं कि रिफ्रैक्शन के पश्चात रेज पैरेलल हो जाए उसको हम फर्स्ट फोकस कह सकते हैं। बेटा मैंने इंग्लिश में लिख भी रखा है, फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट एट विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड रिफ्रैक्टेड रेज विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरे पास ये फोकल लेंथ पॉजिटिव वाला अगर लेंस है उसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से एफ डिस्टेंस की अगर दूरी पर रखूंगा तो रेज यू निकलेंगी बेटा, फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव फोकल लेंथ की अगर बेटा अगर लेंस रखूंगा तो उस पर रेज आएंगी आपके पास ऐसे कन्वर्ज करती हुई, यही रेज अगर आगे की तरफ एक्सटेंड करते तो किसी पॉइंट से गुजरता, दिस पॉइंट इज नोन एज योर दिस पॉइंट इज नोन एज योर फर्स्ट फोकस। रिफ्रैक्शन के पश्चात बेटा आपके पास इस तरह से पैरेलल हो जाएंगे। ये दो डायग्राम आप बेटा याद रखना चाहो याद रख सकते हो, थोड़े से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो गए बट ठीक है काम के तो है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कब डिफाइन करते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम तब डिफाइन करते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। अगर ऑब्जेक्ट अगर आपके पास ऐसे है तो उसकी इमेज ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, या ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। आप जैसा कि देख पा रहे हो इमेज अगर लेंस के नजदीक है तो छोटी है, दूर है तो बड़ी है, और दूर है तो और बड़ी है। इमेज अगर इधर है, दूर है तो बड़ी है, और दूर है तो और बड़ी, तो जितनी दूर होगी वो उतनी बड़ी होगी। फार्दर द इमेज लार्जर इट इज। मिरर में भी कुछ कुछ ऐसा ही था। मैग्निफिकेशन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने वाई ओ ले लिया है, हाइट ऑफ इमेज बेटा लेट्स मैंने वाई आई ले लिया है। तो मैग्निफिकेशन इज सिंपली डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फॉर्मूला बड़ा बहुत ही क्लियर सा है, वी बाई यू। मिरर के केस में फॉर्मूला आपके पास माइनस वी बाई यू था, यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला वी बाई यू हो गया। अच्छी बात है। V और U का अगर साइन सेम हुआ तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अगर सेम साइड में हुए
तो बेटा आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। देन अगर ऑब्जेक्ट इधर हुई और इमेज इधर हुई, आइदर साइड में अगर हुए, तो उस केस में आपके पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। बेटा ये वाले पॉइंट भी आप याद रख सकते हो अगर याद रखना चाहो तो। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होगी तो आपके पास वो इरेक्ट होगी। सेम साइड ऑफ लेंस में हुए, लेंस के बेटा सेम साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज होगी तो इरेक्ट होगी। अपोजिट साइड में अगर हुए तो बेटा आपके पास वो इन्वर्टेड होगी। फॉर्मूले से भी दिख रहा है और ऑफ कोर्स लॉजिक से भी आपको दिख ही रहा होगा। ऐसे बेटा मैंने आपके लिए खूब सारे सवाल लगा रखे हैं। ये सारे के सारे सवाल बेटा अगर आपके पास टाइम हो तो कर लेना, और अगर हो सके तो बेटा इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर ये सारे सवाल बन गए इट मींस एवरीथिंग इज फाइन। ये बेटा आपके पास लेंस है, मैंने बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने आपको दे रखी है, ऑब्जेक्ट की दूरी बेटा मैंने लेंस से दे रखी है। आपको इमेज कितनी दूर बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है ये बताना है। रे डायग्राम बना दोगे तो और अच्छी बात है। फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। बेटा पहला सवाल ये। दूसरे में ऑब्जेक्ट बेटा आपकी 40 सेंटीमीटर दूर आ गई है। तीसरे में बेटा आपके जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर दूर आ गई है। चौथे में बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर आ गई है। पांचवें में बेटा आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर आ गई है। छठे में बेटा आपके पास 15 सेंटीमीटर दूर आ गई है। और बेटा बाद में आपके पास 12 सेंटीमीटर दूर आ गई। ये सारे सवाल कीजिएगा अगर आपको टाइम मिलता हो तो। और उसके बाद बेटा मैंने एक डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लिया जिसकी फोकल लेंथ आपके पास -20 है। ऑब्जेक्ट बेटा अगेन 2 मिलीमीटर हाइट का ही है। ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है। और इस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर है। ये सारे के सारे सवाल बेटा कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से ये सारे सारे सवाल करने में आपको 10 से 20 मिनट के आसपास का टाइम ही लगेगा। फटाक से निपटा देना। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हम तब डिफाइन करेंगे जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पड़ी हो। लेट्स से कि मेरे पास इस तरह से कोई लेंस है और ये लेट्स से कि मेरे पास कोई ना कोई प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है लेट्स से इस तरह से ए बी। ये है ए, ये है बी। ये डिस्टेंस इसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स से u2 है, इसके कोऑर्डिनेट लेट्स से u1 है। तो जो हमारे v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ वाला फॉर्मूला है, उससे हम लेट्स से कि ए की इमेज यहाँ निकाल लेंगे ए डैश और बी की इमेज यहाँ निकालेंगे लेट्स से बी डैश। तो ये बन जाएगी हमारे पास इमेज, ठीक है? और एक ही इमेज आ गई लेट्स से V1 पे और बी की इमेज आ गई लेट्स से V2 पे। सो आप कैसे मैग्निफिकेशन डिफाइन कर सकते हो? मैग्निफिकेशन आप डिफाइन कर सकते हो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज बेटा मेरे पास ऑफ कोर्स हो गया V2 माइनस V1 और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा मेरे पास ऑफ कोर्स हो गया U2 माइनस U1। तो जब भी लेंथ निकालने की बेटा आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ़ॉर्मूला याद रखने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। फ़ॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता तब है जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो। जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो तो V2 माइनस V1 को हम लिख देंगे dV और U2 माइनस U1 को हम लिख देंगे du। और हमारे पास जो एक्चुअल फ़ॉर्मूला था ना 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल्स टू 1 अपॉन F, उसको डिफरेंशिएट करके हम ये dV अपॉन du बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका फ़ॉर्मूला बेटा मेरे पास V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर आएगा, या फिर हमारा जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था ना F अपॉन F प्लस U उसका स्क्वायर आएगा। क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था? V बाय U था, ये V बाय U का स्क्वायर है। तो ऑफ कोर्स ये F अपॉन F प्लस U का स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला आ गया? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का। मैं ML लिख देता हूँ। ये एक तरह से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर ही तो है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? बेटा जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो। ऑब्जेक्ट अगर बड़ी होगी बेटा फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक सिरे की इमेज कहाँ बनेगी वो पता कर लो, दूसरे सिरे की इमेज कहाँ बनेगी वो पता कर लो। तो लेंथ ऑफ इमेज वैसे पता है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगेन बेटा 2 केस। पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, ये रही इमेज ये ऐसे मूव कर रही है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर बेटा एफ अपॉन एफ प्लस यू का होल स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो वी बाई यू ना, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होगा। वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को तुम एफ अपॉन एफ प्लस यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास फॉर्मूला कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट बड़ा ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा तो इमेज भी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही होगी। तब फॉर्मूला क्या है? तब फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू एम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर बेटा ऑफ कोर्स एफ अपॉन एफ प्लस यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई सा भी एक फॉर्मूला याद रख लो बहुत है। वहां पर एम आएगा, यहाँ पर एम का स्क्वायर आएगा, इतना सा अंतर है ना। एक छोटा सा बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला भी अपन को याद रखना है, ठीक है? इस पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। हालांकि ये है तो सवाल ही, लेकिन मैं इसका आंसर याद कर रहा हूँ। सवाल में अगर ऐसा हुआ कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये स्क्रीन है,
ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों फिक्स है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों फिक्स, ठीक है, और दोनों के बीच सेपरेशन लेट से कैपिटल डी है, ठीक है। एक लेंस है जो पहले उस लेंस को मैं ऐसे मूव करा रहा हूं, यहां से चलाते 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 यहां तक मूव करा रहा हूं। लेट्स से कि जब लेंस यहां कहीं आया तो उसने एक शानदार सी इमेज बना दी स्क्रीन के ऊपर। फिर इस लेंस को और मूव कराया तो इमेज बनना बंद हो गई। फिर लेंस चलते 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 जब यहां कहीं पहुंचा तो फिर से उसने शानदार सी इमेज बनाई इसी ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब लेंस की दो अलग अलग पोजीशन ऐसी है जब वो उस ऑब्जेक्ट की इस स्क्रीन पर इमेज बना रहा है। लेंस की पहली वाली पोजीशन और लेंस की दूसरी वाली पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल डी है। तो कैपिटल डी क्या है? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी। स्मॉल डी क्या है? लेंस की पहली वाली पोजीशन और लेंस की दूसरी वाली पोजीशन, उन दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का बड़ा आपके पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 डी। कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी। स्मॉल डी क्या है? लेंस जो दो अलग अलग पोजीशन है ना उनके बीच का सेपरेशन। तो प्लीज बेटा इसको याद रखें। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर बेटा मान लो कि दो लेंस इस तरह से एक दूसरे के नजदीक हो, या अगर मान लो कि इस तरह से अगर चिपके हुए हो, तो आप उन दोनों लेंसेज को हटाकर एक इकलौता लेंस लगा सकते हो। और जो इकलौता लेंस लगा सकते हो उसका फॉर्मूला बेटा बहुत ही क्लियर है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। बेटा 1/f1 को हम पावर ऑफ लेंस 1 भी कह सकते हैं, 1/f2 को पावर ऑफ लेंस 2 भी कह सकता हूँ, और 1/f इक्विवेलेंट को ऑफ कोर्स मैं इक्विवेलेंट पावर भी कह सकता हूँ। इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2। बेटा ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, चाहे बेटा कोई सा याद कर लो। तो दोनों जो लेंस है उनको तुम एक इकलौते लेंस से रिप्लेस कर सकते हो। और उसके बाद ठीक है बेटा, कोई अगर मान लो कि इमेज की पोजीशन वगैरह पूछे तो जैसे आप पहले करते हैं वैसे आप लगातार कर सकते हो। अगर मान लो कि दो लेंसेज के बीच में अगर मान लो कि दूरी स्मॉल डी है, तो मैं बहुत ही क्लियर कर दूं कि ऐसे केस में कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, ठीक है, कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। लेकिन एक फॉर्मूला बेटा कई बुक्स में लिखा रहता है और उस पर एक बार एनटी ने सवाल पूछ रखा है, तो मैंने इसलिए फॉर्मूला लिख दिया है। इसका और कोई अर्थ नहीं है। अगर दो लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ है f1, एक की फोकल लेंथ है f2, और दोनों के बीच अगर सेपरेशन है स्मॉल डी, जीरो नहीं है, स्मॉल डी है सेपरेशन। बेटा पिछले वाले केस में दोनों लेंस बिल्कुल नजदीक नजदीक थे, इस बार बेटा दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। तो इसकी अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कोई पूछ ले तो सही आंसर ये है कि ऐसे सवाल की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ डिफाइंड नहीं होती है। बट ठीक है, पूछ लिया तो कुछ ना कुछ तो आंसर बोलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी टाइम्स, सर माइनस डी अपॉन f1 f2। ठीक है, इसको अगर तुम पावर में अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, इक्विवेलेंट पावर इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 माइनस डी टाइम्स पावर ऑफ लेंस 1 पावर ऑफ लेंस 2। ऑल दो बेटा ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला इतना पसंद हुआ, इतना है नहीं, ठीक है। अगर बेटा मान लीजिए कि आपके पास लेंस और मिरर नजदीक नजदीक है, ये एक लेंस है, ये एक मिरर है। लेंस की फोकल लेंथ है एफ और मिरर की फोकल लेंथ है लेट से एफ। इसके सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो आप इस लेंस को और मिरर को रिप्लेस कर सकते हो एक मिरर से। क्योंकि होगा क्या कि इससे बड़ा रेज जाएंगी, है ना, लेंस से रिफ्लेक्ट होंगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, तो रेज वापस आ रही है। रेज अगर वापस आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? मिरर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जिस मिरर की तरह बिहेव करेगा उसकी अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो आपके पास बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। fm मतलब बेटा जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ, और बेटा fl मतलब जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ। इससे इस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई है। आप इस पूरे पूरे अरेंजमेंट को एक मिरर से रिप्लेस कर सकते हो, और जिस मिरर से रिप्लेस कर सकते हो उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास आ गई है। और ऑफ कोर्स बेटा मिरर से अगर रिप्लेस कर दिया तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? मिरर वाला लगाओगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट। मैग्नीफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मिरर वाला लगाओगे, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू माइनस v/u। तो जब भी लेंस और मिरर अगर इस तरह से एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक दूसरे के नजदीक होंगे, तो आप उसको एक मिरर से रिप्लेस कर सकते हो। और जिस मिरर से रिप्लेस कर सकते हो उस मिरर की फोकल लेंथ कैसे आएगी? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। fl मतलब लेंस की फोकल लेंथ, fm मतलब जो बड़ा मिरर लगा रखा है उसकी फोकल लेंथ, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला मिरर आप वहां पर रिप्लेस कर सकते हो, तो बड़े आराम से आपको इमेज बना के दे देगा। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बड़ा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा कहता है कि हमारे पास एक कोचेस फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हर लाइट के लिए वन ही होगा, चाहे वो ग्रीन हो, येलो हो, वायलेट हो, रेड हो, हर लाइट के लिए वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वन ही होगा। लेकिन वैक्यूम के अलावा जो बाकी मीडियम है
उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए थोड़ा अलग अलग हो सकता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट ब्रिंग्स आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन। ये ऐसा कहता है कि कॉचिक्स फॉर्मूला है, वो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। एंड फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस ए प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। बेटा बी पॉजिटिव है तो लेमडा जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपकी कम होगी। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे जैसे बेटा आप आगे जाओगे वैसे वैसे वेवलेंथ आपकी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपकी घटेगी। इसका मतलब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए कम होगा। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लेकिन हल्का सा डिफरेंस आएगा जरूर। और ये पानी के लिए नहीं, हर ग्लास के लिए भी है, पानी के लिए भी है, और किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए आप कह सकते हो कि वायलेट कलर के लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेड के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, येलो जो होगा वो बड़ा हम एवरेज मानते हैं कि वो वायलेट और रेड का एवरेज आएगा। तो कभी येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछे तो आप कह सकते हो कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय 2। ये किस काम आएगा? ये बड़ा इस काम आएगा कि लेट्स से कि मेरे पास एक स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है। ऐसा प्रिज्म है स्मॉल एंगल्ड है जिसका जिसका अपेक्स एंगल लेट्स से ए है। इसका रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर है, येलो के लिए एन वाई है और वायलेट के लिए एन वी है। और इसमें डेविएशन का फॉर्मूला मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है एन माइनस वन इंटू ए। जैसे मैंने व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट में तो सारे कलर हैं, तो ऑफ कोर्स जो वायलेट वाला कलर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो वायलेट वाला कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो जाएगा और वायलेट का डेविएशन में लिख दिया है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन वी माइनस वन इंटू ए। जो रेड वाला कलर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो उसमें डेविएशन बड़ा ऑफ कोर्स सबसे कम होगा। तो रेड यहां पर है, वायलेट यहां पर है, बाकी सब ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सारे सारे इन दोनों के बीच में है। जो येलो वाला होगा उसका डेविएशन बड़ा ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होगा। येलो का डेविएशन ऑफ कोर्स आपके पास होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए। जो एक्सट्रीम है, जो तेरा बड़ा रेड है और जो वायलेट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, आपने एक व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है इट इज सिंपली डिफाइंड एज कि वायलेट कितना डेविएट हुआ, रेड कितना डेविएट हुआ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो बेटा एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालना तो कितना आसान हो गया। वायलेट का डेविएशन मुझे पता है, रेड का डेविएशन मुझे पता है, तो कुल मिलाकर डिस्पर्शन की मेरे पास वैल्यू आ गई एन वी माइनस एन आर इंटू ए। और जो बेटा हमारे पास येलो जो है उसका डिस्पर्शन बेटा क्या होगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए। तो येलो का डेविएशन अगर कोई मुझसे पूछेगा तो हम बड़े आराम से निकाल देंगे। एंगल ऑफ डिस्पर्शन पूछेगा तो वायलेट कितना डेविएट हुई, बेटा रेड कितना डेविएट हुई, जैसे बेटा माइनस किया मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। लास्ट काम बेटा, और एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्पर्सिव पावर। बेटा ये शब्द याद रखना, डिस्पर्सिव पावर की जो वैल्यू है वो थीटा अपॉन मीन डेल्टा के बराबर आएगी। थीटा मतलब डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कितना आ गया, डिस्पर्शन बेटा मेरे पास हो गया ऑफ कोर्स एन वी माइनस एन आर इंटू ए। मीन डेविएशन मतलब येलो का डेविएशन, येलो का डेविएशन बेटा मेरे पास आएगा एन वाई माइनस वन इंटू ए। ए बेटा ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से कैंसिल, और यहां से हम बड़े आराम से डिस्पर्सिव पावर ओमेगा को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिस्पर्सिव पावर ओमेगा भी याद रखना है। बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में क्या याद रखना है, जब भी प्रिज्म इस तरह से पड़े हो कि इसका भी एपेक्स एंगल ऐसे ऊपर, इसका भी एपेक्स एंगल ऊपर, तो ये डेविएट करेगा ऐसे, ये भी डेविएट करेगा ऐसे, तो डेविएशन आपके ऐड हो जाएंगे। डेविएशन अगर ऐड होंगे तो डिस्पर्जन भी आपके ऐड होंगे। तो ऐसे दो या तीन प्रिज्म अगर लगा रखे हो और फिर पूछा हो बता नेट डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन ऐड कर दो। नेट डिस्पर्जन क्या होगा, बेटा डिस्पर्जन सारे सारे ऐड कर दो। इसी तरह से अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि एक प्रिज्म लगा दिया ऐसे और एक प्रिज्म लगा दिया ऐसे, तो ये वाला प्रिज्म डेविएट करेगा डेल्टा वन ऐसे, ये वाला प्रिज्म डेविएट करेगा डेल्टा टू ऐसे। तो नेट डेविएशन क्या होगा, नेट डेविएशन होगा डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू या डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, डिपेंडिंग कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो डेविएशन आएगा उसको बोल सकता हूँ मोड ऑफ डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। इसी तरह से अगर कोई डिस्पर्जन पूछेगा तो दैट इज थीटा वन माइनस थीटा टू, इसका डिस्पर्जन माइनस इसका डिस्पर्जन। तो अगर दोनों सेम तरफ से अगर लगे होंगे तो बड़ा ऑफ कोर्स हम डिस्पर्जन और डेविएशन अगर नेट निकालने के लिए हम उन इंडिविजुअल डिस्पर्जन और डेविएशन को ऐड कर सकते हैं। और अगर मान लो कि इस तरीके से अगर उल्टे लगे हुए हैं और फिर अगर कोई मुझसे नेट डिस्पर्जन या डेविएशन अगर पूछेंगे तो बड़ा हम बड़े आराम से इनको ऐसे माइनस कर सकते हैं। इसमें आपको दो कॉम्बिनेशन बड़ा याद रखने हैं, बहुत ही आसान है याद करना।
पहला है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक, क्रोमेटिक मतलब कलर, एक्रोमेटिक मतलब कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं, इसका मतलब आपने डिस्पर्जन खत्म कर दिया है। डिस्पर्जन खत्म कैसे हो सकता है? डिस्पर्जन खत्म ऐसे हो सकता है कि दो प्रिज्म लगा दो, एक डिस्पर्शन करेगा क्लॉकवाइज, एक डिस्पर्शन करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों को बराबर कर दो। दोनों डिस्पर्शन अगर बराबर हो गए तो ऑफ कोर्स बेटा नेट डिस्पर्शन आपका जीरो हो जाएगा। तो नेट डिस्पर्शन जीरो होने के लिए इसका डिस्पर्शन शुड बी इक्वल टू इसका डिस्पर्शन। इसका डिस्पर्शन क्या होगा? एनवी माइनस एनआर इंटू ए। इसका डिस्पर्शन क्या होगा? एनवी डैश माइनस एनआर डैश इंटू ए डैश। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या है, तो बेटा ये उसकी कंडीशन है, एनवी माइनस एनआर इंटू ए शुड बी इक्वल टू एनवी डैश माइनस एनआर डैश इंटू ए डैश, या फिर बेटा ऑफ कोर्स नेट डिस्पर्शन इज जीरो। इसको मी बोलते हैं इट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन तो है लेकिन डिस्पर्शन नहीं है। इसका उल्टा भी है बेटा, जैसे हम डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, इसमें एग्जैक्टली उल्टा होगा। इसमें आपका डेविएशन जो है, मीन डेविएशन जो है ना, उसको हम जीरो कर देंगे, लेकिन डिस्पर्शन फिर भी हो सकता है। अब मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? मीन डेविएशन जीरो कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि ये वाला डेविएशन करे ऐसे और ये वाला डेविएशन करे ऐसे, बेटा इसलिए मैं जानबूझ के उन दोनों को उल्टा लगा रखा है। और नेट डेविएशन जीरो करने के लिए क्या करूंगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर दो ही प्रिज्म अगर आपने लगा रखे हैं तो एक डेविएशन क्लॉकवाइज कर देगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, और नेट डेविएशन अगर आपको जीरो चाहिए दोनों का डेविएशन बराबर कर दो। मीन डेविएशन इसका कितना होगा? इसका मीन डेविएशन होगा एन वाई, एन वाई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, एन वाई माइनस वन इंटू ए। इसका डेविएशन, मीन डेविएशन कितना होगा? एन वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। एन वाई बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन वाई डैश ऑफ कोर्स आपका इसका डेविएशन है। आई रियली होप बेटा सारा सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगली क्लास के अंदर बेटा इसके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला है मैं उसको बेटा ठीक है 20 एक मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारे के सारे जो इतने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं जेईई मेन के एग्जाम से पहले पहले आपको रिवाइज करा ही दूं। इसकी पीडीएफ बेटा आपको मिली जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।